शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं आज क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड का पाठ स्पीति में बारिश। और इस पाठ की व्याख्या 2 भागों में हम कर चुके हैं। ये पाठ कृष्णनाथ जी के द्वारा लिखा हुआ है। ये पाठ एक यात्रा वृतांत है और हमने पढ़ा स्पीति के बारे में। स्पीति जो मध्य हिमालय के मध्य में स्थित है और ये स्थान अपने भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, स्थल हैं, उनसे अलग है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और उसके भूगोल का वर्णन किया। ये सब चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया वो किया है इस दुर्गम क्षेत्र स्पीति, लाहुल, यहाँ पर रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन के बारे में। और लेखक चाहते हैं कुछ युवा पर्यटकों का यहाँ पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति में उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है, क्योंकि स्पीति में बारिश होना शुभ माना जाता है। और बारिश यहाँ पर क्योंकि बहुत कम होती है, अधिकांशतः 9 महीने यहाँ पर बर्फ़ ही रहती है, तो जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। तो लेखक का कहना है कि जब यहाँ पर पर्यटक आएंगे, युवा वर्ग आएगा, तो यहाँ का वातावरण बदलेगा। हमने पढ़ा था पहले अपनी व्याख्या में भाग 1 और 2 में कि हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। ये ऊंचे दुर्गम दर्रों के बीच में है और स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है, क्योंकि लाहौल थोड़ा नीचे है और स्पीति उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्या लेखक ने बताई कि 4 व्यक्ति प्रति वर्ग मील से भी कम है। 1973 की जो जनगणना थी उसके अनुसार यहाँ पर जो लोगों की जनसंख्या थी वो लगभग 34,000 लोग यहाँ पर बताए गए हैं। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 12,200 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। और यहाँ शुरुआत में जो शासन चलाया जाता था वो नोनो के द्वारा चलाया जाता था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन एक्ट पास हुआ, जिससे स्पीति और लाहुल को एक विशेष दर्जा मिला। अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, यहाँ पर कोई भी अन्य कानून लागू नहीं होते थे। जो नोनो यहाँ का शासन चलाता था वो मालगुजारी इकट्ठा करने, छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार था उसको, और इससे ऊपर के जो मामले होते थे वो कमिश्नर के पास भेज देता था। 1966 में हिमाचल प्रदेश जब बन गया तो उसके बाद राज्य का जो उत्तरी छोर का जिला था वो बनाया गया। और इसके चारों ओर की जो स्थिति है वो लेखक बताते हैं कि ये स्पीति नदी यहाँ पे है जो तिब्बत की तरफ, तिब्बत इसके पूर्व में है, पूर्व में तिब्बत, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है स्पीति, जो पूर्व में तिब्बत और पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख, चारों जो क्षेत्र हैं उनसे उनको अलग करता है। तो यहाँ पर उन्होंने नदी के बारे में बताया, स्पीति नदी है। इसके अलावा यहाँ पारा नदी का भी वो वर्णन करते हैं। पर पिनकी घाटी जो है वो बीहड़ और वीरान है, उन्होंने बताई वहाँ की जो आबादी है वो इससे भी कम है। तो लेखक को आश्चर्य होता है कि इतने लोग यहाँ क्यों बसे हुए हैं, क्या कारण है कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं। इसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे वहाँ की जो 12 लाचों की श्रेणियाँ हैं उनके बारे में, और इसके अलावा कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, उनकी ऊंचाइयाँ कितनी हैं, और लेखक किस प्रकार आग्रह करते हैं कि युवा वर्ग यहाँ आए और यहाँ के माहौल को थोड़ा सा बदल दे। तो सबसे पहले जो पंक्तियाँ हैं वो देखते हैं हम, मध्य हिमालय की श्रेणियाँ। तो मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, मध्य हिमालय अर्थात लाहौल स्पीति, यहाँ की जो श्रेणियाँ हैं, श्रेणियाँ से मतलब है जो पर्वतों की श्रेणियाँ बनी हुई हैं वो स्पीति को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनमें से जो उत्तर में है, उत्तर में हमने पढ़ा था लद्दाख से अलग करती है स्पीति। तो लद्दाख
कि यहाँ लद्दाख वाली साइड में जो है बारालाचा श्रेणियाँ हैं, उनका विस्तार है। बारालाचा जो दर्रे हैं उनकी ऊंचाई जो बताई गई है वो लगभग 16,200 फीट से 16,500 फीट, मतलब 17,000 ही माना जाता है इसको। और ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, दो चोटियों की ऊंचाई, यहाँ पर इस पर्वत श्रेणी में भी दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से भी अधिक मानी जाती है। और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आता है? किन्नौर। तो जो दक्षिण में किन्नौर है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि माने की श्रेणियाँ हैं। बारालाचा श्रेणियाँ उत्तर की तरफ और दक्षिण में माने की श्रेणी, माने पर्वतमालाएं हैं। और माने जो नाम रखा गया है तो उनका कहना है ये बौद्धों के माने मंत्र, बौद्ध जो संप्रदाय है, बौद्ध जो धर्म है, उनका जो मुख्य मंत्र है वो है ओम मणि पद्मे हुम। तो उनका कहना है ये उनका बीज मंत्र है और इसका बड़ा महात्म्य है। और इस मंत्र को ही ओम मणि पद्मे हुम, इस मंत्र को संक्षेप में, शॉर्ट में कहा जाता है माने मंत्र। तो लेखक का कहना है कि कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। लेखक नहीं जानते कि वास्तविकता में जो माने पर्वतमाला है, माने श्रेणियां हैं, उनका नाम क्या ओम मणि पद्मे हुम बौद्धों के इस बीज मंत्र के ऊपर रखा गया। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर देना चाहिए, ये लेखक का मानना है। कि उनका कहना है कि इन पहाड़ियों में, क्योंकि जो ये क्षेत्र है स्पीति और हिमालय का जो ये क्षेत्र आता है, यहाँ पर बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म है वो सर्वाधिक माना जाता है लोगों के द्वारा। तो कहते हैं यहाँ पर इन पहाड़ियों में माने मंत्र का, जो माने बीज मंत्र है बौद्धों का, उसका इतना जाप हुआ कि ये नाम इन श्रेणियों को दे डालना सहज ही है कि इन पर्वतमालाओं का नाम माने ही रख देना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं इंपेरियल गजेटियर में, जो गजेटियर तैयार जो होता है उसमें माने श्रेणियों की जो ऊंचाई मानी गई है वो 21,646 फीट। बारालाचा की जो श्रेणियां थी उसकी पर्वतमालाओं में 16,500 तक बताया गया और उसमें दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। और माने की जो श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई बताई गई 21,646 फीट। ये तो एक इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चोटियां 21,646 फीट के करीब करीब हों। कुछ श्रेणियों मतलब सभी श्रेणियों की ऊंचाई, सभी पहाड़ी की जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई एक नहीं होती। इनमें से कोई छोटी छोटी चोटियां भी हैं तो उनकी ऊंचाई भी, जो सबसे छोटी श्रेणी बताई गई है, जो सबसे छोटी चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो लेखक बताते हैं वो लगभग 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव जो हैं वो समुद्र की सतह से 13,000 फीट के ऊंचे बसे हैं। एक या दो ऐसे हैं जहां पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये मध्य हिमालय है, इसमें स्पीति स्थित है। जो उन्होंने बताया कि हिमालय के मध्य में है स्पीति और ये लगभग कई जो गांव हैं वो 13,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके पार, इसके दूसरी तरफ बाहर का हिमालय दिखता है, बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है और इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। अगर एक चोटी की हम ऊंचाई देखें तो 23,000 फीट तक की बताई गई और कई चोटियां हैं, अधिकांशतः चोटियां जो हैं वो 20,000 फीट से भी ऊंची हैं। लेखक का कहना है कि मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ। ऊंचाइयों के पहाड़ियों की ऊंचाइयाँ कितनी हैं, मैं उनका माप, मैं उनको नापने के, ना इसमें होड़ लगाने के पक्ष में नहीं हूँ कि कहाँ की चोटियाँ ज़्यादा ऊंची हैं, कहाँ की कम है। ये एक बार वो लोसर जो एक स्थान है वहाँ पर लेखक ने कर लिया था, वहाँ की पहाड़ियों की चोटी की ऊंचाइयाँ उन्होंने काफ़ी मापी थी। तो वो कहते हैं वो मैंने एक बार कर लिया, सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर इतनी ऊंची ऊंची ये चोटियां हैं, 23,64 फीट की ऊंची। तो इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना था, इन ऊंचाइयों तक पहुंचना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना, अर्थात कभी कभी उनके मान का मर्दन करना,
का घमंड, इन पहाड़ियों का घमंड क्या है कि हमसे जो होड़ लगाएगा वो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, हम तक पहुंचना असंभव है, ये इन चोटियों का घमंड है। तो लेखक कहते हैं कभी कभी इन चोटियों का मान मर्दन करना, इनके घमंड को तोड़ना मर्द और औरत की शान है। ये एक पुरुष और महिला की शान समझा जाएगा अगर वो इनका मान का मर्दन करें। तो मैं सोचता हूँ, अब इसलिए लेखक यहाँ आग्रह करते हैं कि देश और दुनिया के मैदानों से, पहाड़ों से युवक युवतियां आए, पहले तो स्वयं आकर अपने अहंकार को गलाएं और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। पहले अपने अहंकार को गलाने से अर्थ क्या है कि वो पहले अपने स्वयं के अहंकार को, कि जब हम अहंकार में होते हैं तो हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं, तो सबसे पहले अपने अहंकार को खत्म करें, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। चोटियों का अहंकार कैसे चूर होगा? जब हम इन पर चढ़ाई करेंगे, जब हम इनके पार तक पहुंचेंगे। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। एक जब यौवन अवस्था होती है, उस अवस्था में जो साहस होता है, जो जोश इंसान के अंदर होता है, जिस पराक्रम के साथ वो अपने काम को कर सकता है, वो सिर्फ एक युवा अवस्था में ही वो कर सकता है। तो अहंकार का ही मामला नहीं है ये माने की चोटियां जो हैं, एक तो उन्होंने कारण ये बताया कि इन चोटियों का मान मर्दन करना है, इसलिए यहाँ युवा वर्ग आए और इन चोटियों के घमंड को चूर कर दे। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि जो माने की चोटियां हैं, माने की जो ये श्रेणियां हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 21,646 फीट है, तो यहाँ की जो चोटियां हैं वो बूढ़े लामाओं के जाप से, लामा कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं उनको लामा कहा जाता है, जो बुद्धिज्म होते हैं उनको। तो बौद्ध लामा जो है, उन बूढ़े लामाओं के जाप से, कि उन्होंने यहाँ पर इस मंत्र का इतना ज्यादा जाप किया है कि ये उदास हो गई हैं। तो युवक युवतियां किलोल करें, किलोल मतलब हंसी मजाक करना, क्रीड़ाएं करना, खेलकूद करना, तो यह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा है। अभी यहाँ पर क्या है? आर्तनाद हमने बताया था, आर्तनाद है कष्ट भरी, पीड़ा भरी आवाज, कि अभी तो यहाँ पर वो जमा है, स्पीति के लोगों के जो कष्ट भरी जिंदगी का आभास है वो यहाँ मिलता है। पर जब युवा वर्ग यहाँ आएगा तो युवा अट्टाहस की गर्मी, अट्टाहस मतलब हंसना, जब युवा वर्ग अपने पूरे जोश के साथ, अपने पराक्रम के साथ यहाँ पर किलोल करेगा, क्रीड़ाएं करेगा और वो अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं से यहाँ हंसी मजाक करेगा, तो उनके हंसने की जो गर्मी होगी उससे ये जो आर्तनाद है, ये हिम का जो आर्तनाद है वो कुछ पिघलेगा, और यह एक युवा निमंत्रण है। तो लेखक इसके द्वारा युवाओं को एक निमंत्रण देना चाहते हैं कि वो यहाँ आए और यहाँ की परिस्थिति में कुछ सुधार करें। उसके साथ ही अब लेखक कहते हैं कि लाहुल की तरह, जिस तरीके से लाहुल में ऋतुएं हैं, वो भी 2 ऋतु होती हैं, तो स्पीति में भी सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। और कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है। लेखक का कहना है कि पहले मुझे पता नहीं था, अभ्यास दोष था, मैं नहीं जानता था, तो मैंने 6 ऋतुओं का वर्णन पहले कर दिया था, पर लेखक को बाद में पता चला, जानकारी होने के बाद, कि यहाँ जून से सितंबर तक जो मौसम होता है वो अल्पकालिक वसंत ऋतु होती है। कुछ समय के लिए, अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए, अल्प कुछ, कालिक मतलब काल, समय के लिए, कुछ समय के लिए जो ऋतु आती है वो वसंत ऋतु होती है। जून से सितंबर तक बहुत कम समय होता है इन 2-3 महीनों में भी, मतलब पूरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमानेंटली वसंत ऋतु रहती है, वो भी शीत ऋतु, मतलब शाम का जो समय है वो भी ठंड में बदल जाता है। और इसके अलावा शेष वर्ष पूरा जून से सितंबर के बाद, सितंबर से लेकर दोबारा से मई तक का जो समय है वो शीत ऋतु होती है। वसंत में जो जुलाई है, जुलाई हम सबसे ज्यादा गर्म महीना मानते हैं, तो वसंत में भी जो जुलाई का मौसम है उसमें औसत जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम ठंड, हमारे यहाँ जब ठंड होती है, हम दिसंबर का जब महीना होता है तब भी अगर इतना टेम्परेचर जब जाता है हम उसको ठंड कहते हैं, तो यहाँ पर वो मौसम रहता है जुलाई में 15 डिग्री सेंटीग्रेड,
और शीत में जब जनवरी का महीना होता है, मतलब सितंबर के बाद यहाँ ठंड शुरू हो जाती है, तो वो ठंड रहती है यहाँ से सितंबर से लेकर अप्रैल मई के लास्ट तक। तो जो सितंबर के बाद जनवरी में जो औसत तापमान होता है वो 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वसंत में दिन तो गर्म होता है, जब हम जून जुलाई अगस्त की बात कर रहे हैं तो इन दिनों में दिन गर्म होता है पर रातें तब भी ठंडी होती हैं। शीत में क्या होता होगा इसकी कल्पना ही की जा सकती है ना, कि जब दिन के समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान और रात के समय ठंड है वहाँ, तो रात के समय क्या ठंड होती होगी और शीत ऋतु में तो हालत ही क्या होती होगी, इसकी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में जो वसंत है वो लाहौल से भी कम दिनों का होता है, क्योंकि लाहौल फिर भी थोड़ा नीचे स्थित है हिमालय पर और स्पीति उससे ऊंचा है, तो स्पीति में लाहौल से भी कम दिनों का वसंत ऋतु होती है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते क्योंकि धूप नहीं होती, ना हरियाली आती है, ना वो गंध होती है। गंध किसकी? फूलों की। फूल ही नहीं होंगे तो गंध कहाँ से आएगी? दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। जब दिसंबर का महीना होता है तो फिर बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और अप्रैल मई तक बर्फ पड़ती रहती है। यहाँ की जो ठंडक है वो लाहौल से भी ज़्यादा होती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं और इतनी जब पूरा ठंड है, नदी नाले जितना भी पानी बहता हुआ पानी था वो सब जम चुका होता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो वो जो ठंडी हवाएं हैं वो मुंह हाथ या जो भी खुले अंग होते हैं शरीर के, उसमें वो शूल की तरह कांटों की तरह चुभती हैं, शरीर के आर पार हो जाती हैं, इतनी ठंडी हवाएं होती हैं। तो लेखक ने बताया, पहले लेखक युवाओं को इस घाटी में आमंत्रित करता है। वो यद्यपि इन चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी वो नवयुवक और नवयुवतियों के लिए एक अच्छा शौक हो सकता है। ये घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिखती है, उनके जाप के कारण उदास है, तो यहाँ अगर युवा युवतियाँ आकर किलोल करें, यहाँ का आर्तनाद कुछ पिघलेगा और यहाँ चारों तरफ हर्ष फैलेगा। और उसके साथ ही लेखक का कहना है, स्पीति में लाहौल की तरह 2 ऋतुएं होती हैं और 2 ऋतुएं हैं वसंत और शीत की ऋतु। वसंत जून से सितंबर तक थोड़े समय का होता है, जिसमें तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और जनवरी में जब शीत ऋतु होती है तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान मापा गया है। वसंत में फूल या हरियाली नहीं होती और जो हवाएं चलती हैं शीत ऋतु में वो इतनी ठंडी होती हैं कि शरीर में शूल की तरह चुभने लगती हैं। उसके बाद लेखक कहते हैं, स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। स्पीति में जो वर्षा होती है वो लाहौल से भी कम होगी, क्योंकि वही दोनों का रीज़न है, क्योंकि लाहौल नीचे स्थित है और स्पीति उससे ज़्यादा ऊंचाई पर। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पीति कहाँ पर है, मध्य हिमालय में, बिल्कुल हिमालय का बीच है, तो वहाँ पर मानसून पहुँचता ही नहीं है। मानसून ही नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी? तो यहाँ बरखा बाहर नहीं होती। यहाँ बरखा मतलब वर्षा ऋतु, बाहर की जब वर्षा की ऋतु होती है तो हम कहते हैं बाहर आ गई, चारों तरफ पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलते हैं, हरियाली छा जाती है, तो यहाँ पर वर्षा और बाहर दोनों ही नहीं आती। कालिदास को अपने ऋतुसंहार में, कालिदास ने जो अपनी पुस्तक ऋतुसंहार जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, तो यहाँ वर्षा का तो उन्हें संहार करना ही पड़ेगा। यहाँ वर्षा का वो वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? कालिदास ने जब अपनी पुस्तक ऋतुसंहार में सबसे ज़्यादा जो सुंदर वर्णन किया है, सबसे ज़्यादा जो प्रिय ऋतु बताई है वो वर्षा की ऋतु बताई है। प्रेमी जनों की जो सबसे प्रिय ऋतु होती है वो वर्षा ऋतु होती है। तो कालिदास ने वर्षा का क्या ठाठ है, मतलब उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। ये वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, जो कालिदास उसका वर्णन करते हैं वो इस प्रकार करते हैं कि हे प्रिय, जल के फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ, बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस
राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। यहाँ पर वर्षा ऋतु को एक पावस कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। तो वर्षा ऋतु को यहाँ ऋतुओं का राजा कहा गया है। और ये कामी जनों का, जो कामी जन जो प्रेमी जन होते हैं उनको कहा जाता है, जो काम के अधीन होते हैं, जो काम वासना के अधीन होते हैं, जो प्रेम के अधीन होते हैं वो लोग। तो जो प्रेमी जन हैं उनकी प्रिय ऋतु राजाओं की तरह या ठाट बाट बनाकर कैसे आ पहुँचते हैं, जैसे कोई राजा जब चलता है तो वो हाथी पर, मतवाले हाथी पर चढ़ जाता है और उसके चारों तरफ बिजली की झंडियाँ फहराई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। जो वर्षा ऋतु है वो भी जल की फुहारों से भरे हुए, कि जो वो किस हाथी पर चढ़ा है, जो जल की फुहारों से भरे हुए बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़कर, और चारों तरफ जब बादल जब गरजते हैं, बादल जब बरसने को तैयार होते हैं, जल के फुहारों से जब बादल भर जाते हैं तो वो बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, अपनी मस्ती में बादल चलते रहते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। तो वो बिजलियां कड़कती हुई कैसे लग रही है, मानो वो झंडियां फहराई जा रही हों। और बादलों की गरज, जो बादलों की गड़गड़ाहट होती है, जो गर्जना होती है, वो नगाड़े की तरह बजती है और ये वर्षा ऋतु बड़े ठाट बाट के साथ आ जाती है। तो उसको एक राजा के समान माना है कालिदास ने अपने वर्णन में, जहाँ उन्होंने ऋतुसंहार में उसका वर्णन किया है। उसके साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता, जो ये वर्षा ऋतु है वो यहाँ नहीं आती। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल पर्वत तक है। कालिदास ने जो वर्षा की ऋतु का वर्णन किया वो विंध्याचल पर्वत तक है। हिमालय की इन मध्य घाटियों में, जो मध्य की घाटियां हैं, यहाँ पर स्पीति लाहौल तक वो पावस ऋतु नहीं आती। मैं नहीं जानता इनका लालित्य लाहौल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जिन्होंने जो देखा ही ना हो, यहाँ के नर नारियों ने वर्षा ऋतु के बारे में कभी देखा नहीं, उसको सुना नहीं, तो वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वो उसे फील नहीं कर सकते। जैसे हम अधिकांशतः हम बारिश को फील करते हैं, हम बर्फ़ को फील नहीं करना जानते कि बर्फ़ जब गिरती है तो कैसा महसूस होता है। हम स्नोफॉल देखने के लिए हम हिल स्टेशंस पे जाते हैं ना, पर यहाँ के लोगों के लिए क्या है कि यहाँ के लोगों के संवेदन में, उनके फीलिंग्स में वर्षा नहीं है। वो नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ किस तरह से बहती हैं, या बादल कैसे बरसते हैं, मस्त हाथी कैसे चिंघाड़ते हैं। हम देखते हैं ना कि मोर बोलने लगते हैं बारिश होने से पहले, पक्षी चहचहाने लगते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं जब बारिश होती है। और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ, जो प्रेमी जन होते हैं, जो विरह अग्नि में जल रही प्रेमिका होती है, वो रोती कलपती है, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ रहने वाले लोगों की संवेदनाओं के अंग में नहीं है। वो नहीं जानते कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इसका वर्षा ऋतु होती है। तो यहाँ अगर कालिदास आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहाने लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी, सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आप सबके मन की साधे पूरी करे, जो वो अपने ऋतुसंहार में उन्होंने कहा है, तो शायद यहाँ के नर नारी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा देवता है, वर्षा ऋतु कौन सा देवता है जो सबके मन की इच्छाएं पूरी करेगा, कहाँ रहता है वो, यहाँ क्यों नहीं आता। तो शायद यहाँ के लोग इस बात को, क्योंकि वर्षा ऋतु उनके संवेदना का अंग नहीं है, तो इस कारण से वो इसको समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ की लेखक ने जो फसल बताई वो भी बताते हैं। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, और तो यहाँ स्पीति में कभी भी बारिश नहीं होती, और वर्षा ऋतु